एक बार एक आदमी होता है जो कि बहुत कम उम्र में ही बहुत अच्छी तरक्की हासिल कर लेता है। वो एक बहुत बड़े बैंक में वाइस प्रेसिडेंट के पद पर होता है। इसका नाम होता है एंडी ड्यूफ्रेन। एक दिन इसको पता चलता है इसकी बीवी का किसी दूसरे आदमी के साथ अफेयर चल रहा है। उस टाइम वह बहुत दुखी होता है और वो शाम को अपनी गाड़ी में बैठकर बहुत शराब पीता है। उस टाइम उसके पास एक गन भी होती है। अगले दिन एंडी को कोर्ट में जज के सामने लाया जाता है, क्योंकि रात में जब एंडी नशे में था तब उसकी बीवी और उसकी बीवी के लवर का कत्ल हो जाता है और सारे सबूत एंडी के खिलाफ होते हैं। एंडी कहता है कि मैं नशे में था लेकिन मैंने उनका कत्ल नहीं किया, लेकिन सारे सबूत एंडी के खिलाफ होने के कारण जज उसको उम्र कैद सजा सुना देता है और अब एंडी को एक जेल में लाया जाता है। इस जेल का नाम होता है शोशैंक। इस जेल में ऐसे ऐसे कैदी होते हैं जिन्हें इस जेल में 40 साल 50 साल हो चुके होते हैं। जब वे अपनी सज़ा पूरी करके बाहर जाते हैं तो बाहर की दुनिया उनके लिए बिल्कुल बदल चुकी होती है। यह पूरी कहानी 3 कैरेक्टर्स के चारों ओर घूमती रहती है। पहला होता है एंडी ड्यूफ्रेन, जो कि एक बैंकर था और अपनी बीवी और उसके लवर के कत्ल के इल्ज़ाम में जेल में आया था। दूसरा एलिस, जिसको इस जेल में लगभग 20 साल हो चुके होते हैं। और तीसरा होता है नॉर्टन, जो कि इस जेल का वार्डन होता है। और जो ये वार्डन होता है उसे ईश्वर पर बहुत ज़्यादा विश्वास होता है, क्योंकि जब भी कोई जेल में आता है तो वार्डन उससे कहता है कि यहाँ पर कोई भी ईश्वर का अनादर नहीं करेगा। जब एंडी को जेल में लाया जाता है तब उसके साथ एक मोटा आदमी भी कैदी के रूप में आता है, जिसको बाकी कैदी पहले ही दिन बहुत ज़्यादा सताते हैं। फिर वह रोने लगता है। उसके बाद वहाँ पर हेडली आ जाता है, जो कि जेल के सैनिकों का हेड होता है। हेडली उस मोटे आदमी को शांत होने के लिए कहता है, लेकिन वह शांत नहीं होता, वह रोता रहता है। तब हेडली उसको इतनी बुरी तरह से मारता है कि वह वहीं पर मर जाता है। यानी कि अगर जेल में कोई भी रूल्स का पालन नहीं करता है तो उन्हें मार मार कर अधमरा कर दिया जाता है और कभी कभी कैदी मर भी जाते हैं। एंडी ड्यूफ्रेन जेल में आने के बाद किसी से बात नहीं करता, शांत रहता है। फिर वह कई दिनों के बाद एलिस से बात करता है और एलिस को सभी लोग जेल में रेड के नाम से बुलाते हैं। और दरअसल इस जेल में बाहर से किसी को अगर कुछ मंगाना हो तो वो रेड के पास आता है। रेड उसको उस चीज़ का बंदोबस्त करके देता है। रेड ऐसा इसलिए कर पाता है क्योंकि उसे जेल में 20 साल हो चुके होते हैं। इसी वजह से उसकी जेल में सैनिकों से अच्छी बात होती है। एंडी रेड से बोलता है कि मुझे एक हथौड़ी चाहिए। इस पर रेड एंडी से कहता है कि हथौड़ी किस लिए चाहिए। एंडी बोलता है कि तुम्हें उससे क्या फ़र्क पड़ता है, तुम मुझे हथौड़ी मंगा दो, मैं तुम्हें पैसे दे दूंगा। रेड बोलता है कि अगर तुम टूथब्रश मंगाते तो मैं तुम्हें कुछ नहीं कहता, लेकिन तुमने हथौड़ी मांगी है, क्या किसी का सर फोड़ने वाले हो। एंडी बोलता है मेरा यहाँ पर कोई भी दुश्मन नहीं है। तो रेड बोलता है कि नहीं है तो बहुत जल्द बन जाएंगे। वो एंडी को 3 आदमी की ओर दिखाता है और बोलता है कि उन तीनों की तुम पर नज़र है। एंडी बोलता है कि अगर मैं उन्हें बता दूं कि मैं गे नहीं हूँ तो रेड बोलता है कि इससे उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वे लोग सिर्फ जोर ज़बरदस्ती करना जानते हैं। रेड बोलता है कि तुम उस हथौड़ी से जेल में सुरंग तो नहीं बनाना चाहते। तो एंडी हंसता है और बोलता है कि जब हथौड़ी आएगी तो तुम खुद समझ जाओगे। रेड बोलता है कि ठीक है, मैं तुम्हें हथौड़ी मंगवा दूंगा, लेकिन जितने की भी हथौड़ी होगी उससे कुछ एक्स्ट्रा डॉलर लगेंगे। एंडी बोलता है ठीक है, तुम मंगवा दो, मैं तुम्हें एक्स्ट्रा डॉलर भी दे दूंगा। रेड उसको यह भी बोलता है कि तुम अपने पैसे बर्बाद कर रहे हो, क्योंकि जेल में चेकिंग होती रहती है, अगर वो हथौड़ी पकड़ी गई तो तुम भी गए। एंडी बोलता है कि मुझे पत्थरों को तराशने का शौक है, मैं उस हथौड़ी से पत्थर तराशना चाहता हूँ। पहले मैं करता था लेकिन मैंने छोड़ दिया था। यहाँ पर मैं जेल में बोर हो रहा हूँ तो मैं वो फिर से शुरू करना चाहता हूँ। अब रेड उसके लिए जेल में हथौड़ी मंगवा देता है और जब रेड उसकी हथौड़ी को देखता है तो उसको हंसी आती है, क्योंकि हथौड़ी बहुत छोटी होती है। वह मन ही मन सोचता है इससे जेल में सुरंग बनाने में 600 साल लग जाएंगे, क्योंकि हथौड़ी बहुत छोटी होती है। हथौड़ी अंदर तक पहुँचा दी जाती है। एंडी जेल में लॉन्ड्री में काम करता है। एंडी के ऊपर जिन 3 लोगों की गंदी नज़र होती है वे उसका शारीरिक रूप से शोषण करना चाहते थे। एक दिन जब एंडी लॉन्ड्री में काम कर रहा होता है तब उन्हें वो मौका मिल जाता है और वे एंडी को पकड़ लेते हैं। वे उसका शारीरिक शोषण करते हैं और यह लगभग 2 साल तक चलता है। वे कहीं ना कहीं अकेले में एंडी को पकड़ लेते थे और उसका शारीरिक शोषण करते थे। एंडी ने इस बारे में कभी भी किसी से नहीं बताया। रोज एंडी के शरीर पर घाव के अलग अलग निशान मिलते थे और अगर ये सिलसिला और लंबा चलता तो शायद एंडी आत्महत्या कर लेता।
एक दिन वार्डन सभी कैदियों को बुलाता है और कहता है कि छत की मरम्मत करनी है और इसके लिए मुझे 1 दर्जन लोगों की ज़रूरत है, और जो जो यहाँ पर काम करना चाहते हैं वो अपना नाम पर्ची पर लिख दें और हम उनमें से उन लोगों को चुन लेंगे जिनसे हम काम करवाना चाहते हैं। लगभग 100 लोग अपना नाम भरते हैं और 100 में से 12 लोग चुने जाते हैं। उनमें से एक रेड और एक एंडी भी होते हैं। ऐसा इसलिए हो पाता है क्योंकि रेड अपने और अपने दोस्तों को इस काम के लिए चुनने के लिए वहाँ के स्टाफ को सिगरेट्स रिश्वत में देता है, इसलिए उसके पूरे ग्रुप को इस काम के लिए चुना जाता है। अब जो 12 लोग छत पर काम कर रहे होते हैं तो उनकी निगरानी करने के लिए जो सिक्योरिटी होती है उनमें हेडली भी होता है, जिसका हमने पहले जिक्र किया था, जिसने मोटे आदमी को पीट कर मार डाला था। वह थोड़ा सा परेशान होता है और अपने दोस्तों से बात करता है कि मेरे भाई ने मेरे नाम पर $30,000 किए हैं, लेकिन उसका कोई फ़ायदा नहीं है क्योंकि सारा पैसा टैक्स में चला जाएगा। ये सारी बातें एंडी और उसके दोस्त सुन रहे होते हैं। तभी एंडी हेडली की ओर जाने लगता है। रेड और उसके दोस्त एंडी को ऐसा करने से मना करते हैं, लेकिन वो चला जाता है और हेडली से बोलता है कि क्या तुम अपनी बीवी पर विश्वास करते हो। इस पर हेडली को गुस्सा आ जाता है और वह एंडी को पकड़ लेता है और उसे छत के किनारे पर ले जाता है और कहता है कि अब मैं तुम्हें नीचे फेंक दूंगा। एंडी कहता है कि अगर तुम सारा पैसा अपनी बीवी के नाम पर करते हो तो तुम अपना सारा पैसा बचा सकते हो, क्योंकि सरकार साल में एक बार अपनी बीवी को $60,000 तक का गिफ्ट देने की परमिशन देती है और उस गिफ्ट के पैसों पर कोई भी टैक्स नहीं लगता है। इस काम के लिए तुम्हें वकील की ज़रूरत पड़ेगी, वो तुमसे पैसे लेगा, लेकिन मैं ये काम तुम्हारा फ्री में कर सकता हूँ। बस इसके बदले में मेरी एक शर्त है कि तुम मेरे सभी दोस्तों को 3-3 ठंडी बियर दोगे। और अगले सीन में एंडी के सभी दोस्त ठंडी बियर पी रहे होते हैं और बहुत एंजॉय कर रहे होते हैं, लेकिन एंडी एक भी बियर नहीं पीता क्योंकि उसने दारू और बियर सभी छोड़ दिया होता है। अब एक दिन रेड एंडी से पूछता है कि तुमने अपनी बीवी का कत्ल क्यों किया। एंडी बोलता है कि मैंने कत्ल नहीं किया था। एंडी रेड से पूछता है कि तुमने क्या किया था। वो कहता है कि खून, लेकिन हम सब यहाँ पर जेल में निर्दोष हैं। दरअसल रेड एंडी से मजाक करता है क्योंकि जेल में सभी ये मानते हैं कि वे निर्दोष हैं। अब एक सीन ऐसा होता है जिसमें सारे के सारे कैदी मूवी देख रहे होते हैं। वहाँ पर एंडी रेड से कहता है कि क्या तुम मुझे इस मूवी वाली हीरोइन का एक बड़ा पोस्टर मंगवा कर दे सकते हो। रेड बोलता है ठीक है, लेकिन 1 हफ्ता लगेगा। एंडी बोलता है ठीक है, और फिर एंडी फिल्म नहीं देखता, वह बाहर चला जाता है क्योंकि यह फिल्म सभी कैदियों को बार बार दिखाई जाती है। अब जब वो बाहर आता है तो वही 3 लोग उसके पीछे पीछे आते हैं जो उसका रेप कर रहे थे। वे उसको पकड़कर एक रूम में ले जाते हैं जहां से फिल्म चलाई जा रही होती है। वहां पर जो फिल्म के रोल चेंज कर रहा होता है उसे वहां से बाहर भगा दिया जाता है। एंडी बोलता है कि ठीक है, तुम लोगों को जो करना है करो, और एंडी पीछे की तरफ मुंह करके खड़ा हो जाता है। और जैसे ही वे एंडी की ओर बढ़ते हैं, एंडी वहां से कोई चीज़ उठा लेता है और उसके मुंह पर जोर से मारता है। अब उसके 2 साथी उसे पकड़ लेते हैं और उन्हें बहुत गुस्सा आता है, और तीसरा वाला एंडी के मुंह पर जोर से एक पंच मारता है और बोलता है कि अब तुम मेरी सकिंग करोगे। एंडी बोलता है कि अगर तुमने ऐसा किया तो मैं तुम्हारा पीनस काट दूंगा। अब वो पीछे से एक सुअर निकालता है और बोलता है कि अगर तुमने ऐसा किया तो मैं तुम्हारे सिर में यह गाड़ दूंगा। एंडी बोलता है कि शायद तुम्हें नहीं पता कि अगर मुंह में कुछ हो और सिर पर कुछ चोट लग जाए तो वो आदमी और भी प्रेशर से मुंह वाली चीज को दबाता है। यह सुनकर वो डर जाते हैं और एंडी के मुंह में कुछ नहीं डालते, लेकिन एंडी को बहुत बुरी तरह से मारते हैं और एंडी 1 महीने के लिए हॉस्पिटलाइज हो जाता है। और साथ ही जो उसे मारता है उसे भी 1 हफ्ते के लिए काल कोठरी में डाल दिया जाता है। और 1 हफ्ते के बाद जब वो बाहर आता है और अपने सेल में जाता है तो वहाँ पर वही हेडली होता है जिसका एंडी ने टैक्स बचाया था, और वो उसको इतनी बुरी तरह से मारता है कि वह जिंदगी भर के लिए अपंग हो जाता है। एक दिन वहाँ का सबसे बड़ा हेड नॉर्टन, जो कि उस जेल का वार्डन होता है, एंडी के सेल में आता है चेकिंग के लिए। दरअसल उसको हेडली ने बताया होता है कि एंडी डुफ्रेन एक बैंकर है और बहुत इंटेलिजेंट है, उसने मेरे $30,000 बचाए हैं। तो वो पर्सनली एंडी से मिलने जाता है, इसलिए वह चेकिंग के बहाने से आता है। एंडी की सेल में कुछ छोटे मोटे फोटोज़ और एक एक्ट्रेस का बहुत बड़ा पोस्टर लगा होता है। एंडी के हाथ में बाइबल भी होती है। वहाँ का जो वार्डन होता है उसे ईश्वर पर बहुत विश्वास होता है और यह बात एंडी जानता है। वार्डन उसके हाथ से बाइबल लेते हैं और बाइबल को बिना खोले बोलता है कि कोई फेवरेट लाइन। एंडी बोलता है हमेशा चौकन्ना रहो क्योंकि उसकी नज़र सब पर है और वो कभी भी आ सकता है। वार्डन बोल मार्क 13:35। मुझे भी यह लाइन पसंद है।
वार्डन कहता है लेकिन ये लाइन ज़्यादा पसंद है कि मैं दुनिया का उद्धार करता हूँ और जो कोई भी मेरे पीछे आएगा स्वर्ग जाएगा। एंडी बोलता है कि चैप्टर 8 श्लोक 12। वार्डन बोलता है कि तुम्हें नंबर बहुत जल्दी याद हो जाते हैं। अब वहाँ की तलाशी पूरी हो चुकी होती है और उन्हें वहाँ कुछ नहीं मिलता, हथौड़ी भी नहीं मिलती। अब वार्डन की नज़र हीरोइन के बड़े पोस्टर की ओर जाती है। वह कहता है कि मैं यहाँ पर ये सब चीज़ें अलाउ नहीं करता है, लेकिन कभी कभार अनदेखा किया जा सकता है। और वहाँ से जाने लगता है और तभी वार्डन वापस आता है और उसकी बाइबल उसे वापस कर देता है और कहता है मुक्ति इसी में है। अब वे सब वहाँ से चले जाते हैं। इसके बाद एंडी को वार्डन अपने पास बुलाता है और पूछता है कि क्या तुम्हें लॉन्ड्री का काम अच्छा लगता है। तो एंडी कहता है कि कुछ खास नहीं। दरअसल जेल में एक लाइब्रेरी होती है, वहाँ का लाइब्रेरियन एक बूढ़ा आदमी होता है और वार्डन एंडी को उसका असिस्टेंट बना देता है। इसके बाद एंडी को बहुत सारे लोग, बहुत सारे ऑफिसर अपना टैक्स रिटर्न कर भरवाने के लिए आते हैं और हर साल उसका यह काम बढ़ता जाता है और वह इतनी सारी आइडिया भरने लगता है कि उसे एक असिस्टेंट की ज़रूरत भी पड़ती है और उसका असिस्टेंट बनता है रेड। वहीं दूसरी तरफ लाइब्रेरी की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब थी, इसलिए यहाँ पर कोई भी पढ़ने के लिए नहीं आता था। एंडी चाहता था कि यहाँ पर कुछ नई बुक्स आए, इसके लिए वो एंडी वार्डन से कहता है कि हमें कुछ फंड्स की ज़रूरत है, लेकिन वार्डन मना कर देता है। वह कहता है कि सरकार इसके लिए कोई फंड नहीं देती और इसमें मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकता। इस पर एंडी कहता है कि मैं सरकार को लेटर लिखना चाहता हूँ। वार्डन कहता है कि अगर तुम लेटर लिखना चाहते हो तो मैं तुम्हारा लेटर पोस्ट कर दूंगा। इसके बाद एंडी हर हफ्ते एक लेटर सरकार को लिखना शुरू कर देता है और यह सिलसिला कई महीनों तक चलता है। अब यहीं पर एक सीन ऐसा आता है जिसमें बूढ़ा लाइब्रेरियन अपने एक साथी के गर्दन पर चाकू लगा देता है। वह उसे मारना चाहता है और वह मारना इसलिए चाहता है क्योंकि सरकार ने उसे रिहा कर दिया होता है और यहाँ पर सब उसकी बहुत इज्जत करते हैं और इसे जेल में 50 साल हो चुके होते हैं और अब वह यहाँ से नहीं जाना चाहता है क्योंकि बाहर की दुनिया बिल्कुल बदल चुकी होती है और अब इसके लिए जेल ही इसकी दुनिया होती है। इसलिए वह जेल से वापस नहीं जाना चाहता। वह सोचा है कि अगर वो किसी का खून कर देगा तो वो यहीं पर रुक जाएगा। जब उस बूढ़े आदमी ने उस आदमी को पकड़ा होता है तभी वहीं पर रेड और उसके दोस्त आ जाते हैं और वो उस आदमी को बहुत समझाते हैं कि वो उस आदमी को ना मारे। वो बूढ़ा आदमी उसको छोड़ देता है और वो बूढ़ा आदमी को बहुत समझाते हैं। फिर उस बूढ़े आदमी को रिहा कर दिया जाता है और उसे एक रूम दिया जाता है रहने के लिए और एक नौकरी दी जाती है, लेकिन उसको बाहर की दुनिया बर्दाश्त नहीं होती और वो खुदकुशी कर लेता है। तभी जेल में दिखाते हैं कि एंडी के लगातार लेटर लिखने की वजह से सरकार परेशान होकर उसको फाइनली $200 और कुछ किताबें उसकी लाइब्रेरी के लिए देती है और उस लेटर में लिखते हैं अब हमें लेटर लिखना बंद कर दो। एंडी उस दिन बहुत खुश होता है और उसके बाद एंडी उस गंदे से बदबूदार कमरे को, जहाँ पर कुछ सड़ी हुई किताबें पड़ी थी, न्यू इंग्लैंड की जेल की सबसे बेस्ट लाइब्रेरी बना देता है। जहाँ पर पहले कोई भी पढ़ने नहीं आता था, वहाँ पर बहुत सारे लोग बुक्स पढ़ने आते हैं और वहाँ पर म्यूज़िक भी सुनाया जाता है। अब इसमें जो वार्डन होता है वो एक प्रोग्राम शुरू, उस प्रोग्राम का नाम होता है इन आउट प्रोग्राम। वार्डन बताता है कि इस प्रोग्राम के तहत जेल के जो कैदी हैं उन्हें बाहर ले जाया जाएगा और उनसे काम करवाया जाएगा। इससे फ़ायदा यह होगा कि कैदी मेहनत करना सीखेंगे और उन्हें यह भी पता चलेगा कि मेहनत से पैसे कैसे कमाए जाते हैं और इस वजह से वे बाहर की दुनिया भी देख पाएंगे और उनकी मदद कर पाएंगे क्योंकि उनकी लेबर काफ़ी सस्ती होती है। वार्डन अब उनकी सस्ती लेबर की मदद से काफ़ी कॉन्ट्रैक्ट हासिल कर लेता है और बहुत पैसे छापता है। उसके साथ उसके पास बहुत सारा ब्लैक मनी इकट्ठा हो जाता है। उसकी ब्लैक मनी को एंडी वाइट में बदलता है। इसके लिए वो एक प्लान बनाता है। प्लान के मुताबिक वे वार्डन का एक पार्टनर बनाता है जिसका नाम होता है रैंडल स्टीवन। वे इस नाम से नकली डॉक्यूमेंट्स बनाते हैं और नकली डॉक्यूमेंट्स के आधार पर वे उस आदमी को वार्डन का पार्टनर बनाते हैं ताकि इन फ्यूचर वे अगर पकड़े जाएं तो पुलिस एक ऐसे इंसान को ढूंढ रही होगी जो कि इस दुनिया में है ही नहीं। इसके बाद एंट्री होती है टॉमी विलियम की। वो एक चोर होता है। वो आज तक कई जिलों में जा चुका होता है। टॉमी विलियम बहुत यंग होता है और वो रेड के ग्रुप में शामिल हो जाता है। उसको पता चलता है कि एंडी ने बहुत लोगों की मदद की है, तो वो एंडी के पास जाता है और उससे कहता है कि मैं हाई स्कूल की पढ़ाई पूरी करना चाहता हूँ। एंडी उसकी बात मान लेता है और एंडी उसे पढ़ाना शुरू कर देता है। वो एंडी से बहुत प्रभावित होता है। एक दिन टॉमी विलियम रेड से बोलता है कि एंडी जेल में क्या कर रहा है, वो तो बहुत इंटेलिजेंट है। रेड इस पर बोलता है कि उसने अपनी बीवी और उसकी बीवी के लवर का खून किया है और वो एक बैंकर भी है। उसके बाद विलियम एकदम शांत हो जाता है और वह कुछ सोचने लगता है। तभी इसके बाद दिखाते हैं कि एंडी और रेड उसके सामने होते हैं और विलियम उन्हें कहानी सुना रहा होता है कि आज से 4 साल पहले मैं एक जेल में था। वहाँ एक कैदी आया था, उसने मुझे बताया था कि एक बार मैं चोरी कर रहा था और चोरी के दौरान जो उस घर का मालिक था वो मुझे मारने लगा और मैंने पिस्टल निकाली और उसे और उसकी गर्लफ्रेंड को मार। बाद में मुझे पता चला कि वो किसी और की बीवी थी और किसी एक बड़े बैंकर की, और दोनों के खून के इल्ज़ाम में उस बैंकर को सज़ा हो गई। और यह सब सुनने के बाद एंडी तुरंत वार्डन के पास जाता है और वह सारी कहानी
बताता है कि ऐसा उसने मुझे बताया और यह सभी सच है कि मैंने अपनी बीवी का और उसके लवर का खून नहीं किया है। लेकिन वार्डन उसकी बात पर यकीन नहीं करता, शायद वह जानबूझकर करना भी नहीं चाहता, क्योंकि उसके सारे काले पैसे का हिसाब, सारे काले पैसों को वाइट में बदलने का काम एंडी करता था। और एंडी जब वार्डन को यह बताता है कि मैं जेल से बाहर गया तो मैं तुम्हारे पैसों के बारे में किसी को नहीं बताऊंगा, दरअसल वो इनडायरेक्टली धमकी दे रहा होता है। तभी वार्डन अपने गार्ड को बुलाता है और उनसे बोलता है कि इसको काल कोठरी में डाल दो, और एंडी को काल कोठरी में डाल दिया जाता है। किसी भी कैदी को सजा के तौर पर काल कोठरी में एक हफ्ते से ज़्यादा नहीं डाला जाता, लेकिन एंडी को उस काल कोठरी में 1 महीने के लिए सजा सुना दी जाती है, जो कि वहाँ इससे पहले किसी को भी नहीं सुनाई गई होती है। और अब जेल में सबको कहीं ना कहीं एहसास हो जाता है कि एंडी बेगुनाह है। और जब वहाँ एक आदमी रेड से पूछता है कि एंडी वहाँ कितने सालों से है, तो वह बोलता है कि 19 सालों से है। यानी कि एंडी को जेल में 19 साल हो चुके होते हैं और वह भी उस गुनाह की सज़ा काटते हुए जो कि उसने किया ही नहीं। एक रात वार्डन टॉमी विलियम को अपने पास बुलाता है और उसे बड़े प्यार से पूछता है कि मैं जो भी तुमसे पूछूंगा उसका तुम सही सही जवाब देना। वार्डन बोलता है कि जो तुमने एंडी को बताया कि क्या वो सच है। विलियम बोलता है हाँ। वार्डन कहता है कि अगर तुम्हें यह सब अदालत में पवित्र किताब के ऊपर हाथ रखकर बोलना पड़े तो क्या तुम बोलोगे? तो वो कहता है कि हाँ ज़रूर बोलूँगा। वार्डन बोलता है कि मैं बस यही सुनना चाहता था, और वो वहाँ से चला जाता है। तभी वार्डन के आदमी वहाँ पर आ जाते हैं और टॉमी को गोली मार देते हैं। टॉमी वहीं पर मर जाता है। इसके बाद वार्डन एंडी के पास जाता है और बोलता है कि टॉमी ने भागने की कोशिश की थी, इसलिए हैडली ने उसे गोली मार दी। लेकिन एंडी जानता है कि वार्डन झूठ बोल रहा है और उस टॉमी को जानबूझकर मार दिया है। एंडी बोलता है कि मैं अब तुम्हारा कोई भी काम नहीं करूँगा, अपने काम के लिए किसी और को ढूंढ लो। वार्डन बोलता है कि काम तो तुम्हें करना पड़ेगा, वरना मैं तुम्हारा जेल में जीना हराम कर दूंगा और तुम्हारी लाइब्रेरी की सारी बुक्स को जला दूंगा। वो कहता है कि इसको 1 महीने तक और काल कोठरी में सड़ने दो, और वार्डन दरवाज़ा बंद करके चला जाता है। इसके बाद जब एंडी बाहर आता है तो वो बाहर अकेला बैठा होता है और बहुत उदास होता है। रेड उसके पास आता है और वो रेड से पूछता है कि क्या तुम यहाँ से कभी निकल पाओगे? वो बोलता है कि शायद जब मैं बूढ़ा हो चुका हूँगा और मेरे दिमाग ने काम करना बंद कर दिया होगा तब। एंडी बोलता है कि अगर मैं बाहर निकला तो तुम्हें पता है मैं कहाँ जाऊँगा? ज़बैतनियोर। यह मैक्सिको में है और लोग कहते हैं कि यहाँ पर जाकर इंसान खो जाता है, मैं इसलिए ही यहाँ पर जाना चाहता हूँ। वहाँ बीच पर एक होटल खोलूँगा और कुछ नाव भी खरीदूंगा और दोस्तों के साथ मछली पकड़ने के लिए निकल जाऊँगा। एंडी बोलता है कि मुझे वहाँ पर एक जुगाड़ू आदमी की ज़रूरत पड़ेगी। रेड बोलता है कि मुझे नहीं लगता है कि मैं इस जेल से बाहर जी पाऊँगा, मैंने पूरी ज़िंदगी जेल के अंदर बिताई है और जेल की बाहर की दुनिया मेरे लिए बिल्कुल अलग है और मैं नहीं चाहता है कि मैं यहाँ से बाहर जाऊँ। और वह एंडी को भी समझाता है कि तुम हकीकत की दुनिया में आओ, मैक्सिको यहाँ से बहुत दूर है और यही जेल हमारी सच्चाई है। एंडी कहता है कि हाँ तुम सच कह रहे हो, शायद मेरी सच्चाई यही है और अब शायद मेरे पास 2 ही रास्ते हैं, या तो मैं घुट घुट कर जीऊँ और या फिर मर जाऊँ। अब एंडी जाने लगता है, लेकिन जाने से पहले वो रेड से बोलता है कि क्या तुम मेरा एक काम करोगे? रेड बोलता है हाँ बोलो। एंडी बोलता है कि बाहर एक बहुत बड़ा मैदान है, पता है तुम्हें? रेड बोलता है कि वहाँ तो बहुत सारे मैदान हैं। एंडी कहता है कि वहाँ एक खास मैदान है जिस पर एक पत्थर की दीवार है और उसके उत्तर में एक पेड़ लगा है। एंडी डुफ्रेन बोलता है कि वादा करो कि अगर तुम कभी यहाँ से बाहर निकलते हो तो उस मैदान को और उस दीवार को ढूंढोगे और उस दीवार पर एक खास काले रंग का पत्थर है जो तुम्हें दूर से अलग ही दिख जाएगा और उस पत्थर के नीचे कुछ गड़ा हुआ है, उसे अपने पास रख लेना। रेड बोलता है कि क्या गड़ा हुआ है? एंडी बोलता है कि उसके लिए तुम्हें बाहर निकलना पड़ेगा और वो यह कहकर वहाँ से चला जाता है। अगले सीन में जब सभी खाना खा रहे होते हैं तो रेड बोलता है मुझे एंडी की फिक्र हो रही है। उनमें से एक बोलता है कि दिन में तो हम उसका ख्याल रखेंगे, लेकिन रात में क्या करोगे? उनमें से एक बोलता है कि आज एंडी मेरे पास आया था और उसने मुझसे रस्सी मांगी थी और मैंने उसे दे दी थी। सब बोलते हैं कि तुमने यह क्या किया? उन्हें ऐसा लगता है कि आज रात को एंडी खुद को फांसी लगा देगा। दूसरी तरफ एंडी वार्डन का काम कर रहा होता है और वो काम ख़त्म करके उसके सारे अकाउंट के पेपर एक खास तिजोरी में रख देता है और वार्डन बोलता है कि मेरे कपड़े इस्त्री के लिए दे देना और मेरे जूते आईने की तरह चमका देना, और ये कहकर वो वहाँ से चला जाता है। एंडी वैसा ही करता है, वह उसके जूते पॉलिश करता है और अपने सेल में चला जाता है। इसके बाद रात को सब अपने अपने सेल में चले जाते हैं और आज रेड बहुत परेशान होता है क्योंकि उसे शक होता है कि आज एंडी कुछ करने वाला है, यानी कि एंडी आत्महत्या करने वाला है। अब जब सुबह होती है तो सबकी सेल्स के दरवाजे खुलते हैं, सब बाहर आते हैं। रेड एंडी के दरवाजे की तरफ देखता है लेकिन वो बाहर नहीं आता। तभी एक गार्ड बोलता है कि सेल 145 का कैदी बाहर नहीं आया। तब उसका सीनियर दूर से चिल्लाता है और बोलता है एंडी डुफ्रेन बाहर आओ, नहीं तुम जानते हो कि मैं तुम्हारे साथ क्या करूँगा। लेकिन वह वहाँ से किसी को बाहर निकलते हुए नहीं देखता। अब वो गार्ड बड़े ही गुस्से में चिल्लाते हुए एंडी के सेल की तरफ जाता है और वहाँ जाकर देखता है और बिल्कुल हैरान हो जाता है।
वहीं दूसरी तरफ दिखाते हैं कि वार्डन अपने जूते पहनने के लिए डब्बा निकालता है और जब वो डब्बे को खोलता है तो उसके अंदर उसके जूते नहीं होते बल्कि एंडी के जूते होते हैं। और तभी सायरन बज जाता है और ये सायरन तभी बजता है जब कोई कैदी भाग जाता है। अब वार्डन एंडी के सेल में जाता है और अपने गार्ड्स को बुलाता है और उनसे कहता है कि मुझे आज ही किसी भी हालत में एंडी ड्यूफ्रेन चाहिए, उसे कहीं से भी ढूंढ कर लाओ। और इसके बाद वे रेड को एंडी के सेल में भी बुलाते हैं और उससे पूछते हैं कि एंडी कहाँ है। वो बोलता है कि मुझे क्या पता। वार्डन बोलता है कि क्या वो भूत था जो गायब हो गया और पीछे छोड़ गया ये कंकड़ पत्थर और यहाँ पर दीवार पर लटकी है अधरंगी तस्वीर। दरअसल वहाँ पर कुछ कंकड़ पत्थर पड़े होते हैं जिससे एंडी चेस की गोटियाँ बनाता था और दीवार पर एक्ट्रेस का बहुत बड़ा पोस्टर लगा होता है। अब वार्डन को बहुत गुस्सा आता है और वो उन पत्थरों को अपने हाथ में लेकर वहाँ पर मौजूद सभी के ऊपर रखता है और कहता है कि क्या तुम मुझे बताओगे वो कहाँ गया है। तभी वो एक पत्थर पोस्टर वाली लड़की की तरफ मारता है जोर से और वो पत्थर वापस टकरा कर नहीं आता बल्कि पोस्टर के पार हो जाता है। और अब वार्डन पोस्टर को हटाता है और देखता है कि वहाँ पर एंडी ने एक बहुत बड़ी सुरंग बना रखी होती है और वहाँ से वो भाग गया होता है। दीवार पर सुरंग देखकर सबके होश उड़ जाते हैं क्योंकि ये दीवार बहुत मोटी होती है और बहुत मजबूत होती है और उस दीवार पर बिना किसी मशीन के सुरंग बनाना लगभग नामुमकिन था। अब पूरी टीम बाहर से उस तरफ जाती है जिस तरफ एंडी ड्यूफ्रेन भागा होता है। वहाँ उन्हें उसके पुराने कपड़े और एक साबुन और एक हथौड़ी मिलती है और ये हथौड़ी वही हथौड़ी होती है जो उसने जेल में आने के बाद आज से 20 साल पहले रेड से मंगवाई थी। यानी कि एंडी पिछले 20 साल से उस छोटी सी हथौड़ी से अपने सेल में सुरंग बना रहा था और इस सुरंग को बनाने में उसे 20 साल लग गए थे। यदि आपको याद हो तो रेड ने उस हथौड़ी को हाथ में लेकर बोला था कि इस हथौड़ी से सुरंग बनाने में लगभग 600 साल लग जाएंगे, लेकिन एंडी ने यह काम सिर्फ 20 सालों में ही कर दिया होता है। दरअसल एंडी ने जब आखिरी बार वार्डन के लिए काम किया होता है तो जितने भी उसके काले धन के डॉक्यूमेंट्स थे जिसमें एंडी ने एंट्रीज की थी वे डॉक्यूमेंट अपने साथ रख लेता और अपनी बाइबल को वार्डन के खास तिजोरी में रख देता है और वार्डन को यह पता भी नहीं चलता। और इसके साथ साथ उसी रात को वार्डन उसे अपने कपड़े एंडी को प्रेस करने के लिए भी देता है और वो वार्डन के कपड़ों को अपने कपड़ों के नीचे पहन लेता है और उसके जूते पहनकर वहाँ से निकल जाता है और सेल के अंदर बैठ जाता है। और रात को जब सारी लाइटें बंद हो जाती हैं तो वहाँ से भाग जाता है। भागने से पहले एंडी वार्डन के साफ कपड़े और जूते एक पॉलिथीन में रखता है और रस्सी का एक सिरा पॉलिथीन से बांधता है और दूसरा सिरा अपने पैरों में बांध लेता है क्योंकि उसे आगे बड़े गटर के पाइप से होकर गुजरना था और ये पाइप लगभग 5 फुटबॉल ग्राउंड जितना लंबा था, जहाँ से निकलने के बाद एंडी ड्यूफ्रेन अच्छे से नहाता है, वार्डन के साफ कपड़े और जूते पहनता है और सुबह उन सभी बैंकों में जाता है जहाँ पर वार्डन ने अपने पैसे जमा किए थे। और वार्डन ने जो अपना सारा पैसा जमा करवाया था वो एक ऐसे नाम पर करवाया था जो कि इस दुनिया में है ही नहीं। उस आदमी के सारे सिग्नेचर जेल से एंडी ड्यूफ्रेन ही करता था और उसके पास सारे डॉक्यूमेंट्स भी थे, इसलिए वो सभी बैंकों में जाकर वहाँ से सारे पैसे निकाल लेता है। और इसके साथ साथ वो वार्डन की अकाउंट्स की किताब भी लाया होता है जिसमें उसके सारे घोटालों का पूरा काला चिट्ठा होता है। वो उन डॉक्यूमेंट्स को प्रेस में सौंप देता है और सुबह प्रेस में वार्डन के खिलाफ सारी चीज़ें छप जाती है। जब वार्डन अखबार देखता है तो अपनी तिजोरी खोलता है, उसमें देखता है कि उसमें उसकी किताब नहीं है बल्कि वहाँ पर एंडी की बाइबल रखी होती है। और जब वार्डन बाइबल का पहला पेज पढ़ता है तो उस पर लिखा होता है, डियर वार्डन, यू आर राइट, सॉल्वेशन लिव विद इन, एंडी ड्यूफ्रेन। यानी कि डियर वार्डन, तुम सही थे, मुक्ति इसी में है। और यह वही बाइबल होती है जो आज से 20 साल पहले वार्डन ने एंडी के हाथ में दी थी। वार्डन ने बोला था कि मुक्ति इसी में है। और जब वो बाइबल को खोलता है तो उसके अंदर हथौड़ी की शेप का एक आकार बना होता है। दरअसल एंडी उसके अंदर हथौड़ी छुपा कर रखता था और उस वक्त भी हथौड़ी उसी के अंदर थी जब वो किताब वार्डन के हाथ में थी। अगर वार्डन किताब आज से 20 साल पहले खोल लेता तो वो हथौड़ी उसे मिल जाती और उस जेल में एंडी कभी भी सुरंग नहीं बना पाता। अब पुलिस जेल में पहुंचती है और हेडली को गिरफ्तार कर लेती है। जब पुलिस वार्डन के पास पहुंचती है तो वार्डन अपने आप को गोली मारकर सुसाइड कर लेता है। वार्डन की मौत के कुछ दिन बाद रेड के लिए जेल में एक लेटर आता है, उसमें कुछ नहीं लिखा होता है, उसमें एक एड्रेस होता है। जब रेड की बाकी की सज़ा माफ़ कर दी जाती है तो उसे छोड़ दिया जाता है। तब रेड को भी रहने के लिए एक जगह और एक नौकरी दी जाती है, लेकिन उसका भी दिल बाहर की दुनिया में नहीं लगता और वो बहुत उदास रहता है और उसी जगह पर रहता है जहाँ पर वो लाइब्रेरियन रहता था जिसका नाम था ब्रुक्स। अब रेड वापस जेल में जाना चाहता है लेकिन तभी उसको अपना वादा याद आता है जो उसने एंडी से किया था और वो उसी पार्क की तरफ चल देता है जहाँ पर जाकर देखता है कि एक लंबी दीवार होती है और उस दीवार पर एक काला पत्थर होता है। वो उस पत्थर को उठाता है और वो देखता है कि उसमें एक बॉक्स होता है और उस बॉक्स के अंदर एक एनवलप होता है
जब वो एनवलप खोलता है तो उसके अंदर एक चिट्ठी होती है जो एंडी ने रेड के लिए लिखी थी। उसमें लिखा होता है कि तुम्हें उस जगह का नाम याद है? तभी रेड बोलता है ज़वैतन्योर। और उसमें आगे लिखा होता है कि मैं तुम्हारा वहीं पर इंतज़ार कर रहा हूँ, मुझे एक अच्छे आदमी की ज़रूरत है और तुम आ जाओ। इसके बाद रेड अपना सारा सामान पैक करता है और उस जगह के लिए निकल जाता है। और जब वो वहाँ पहुँचता है तो वहाँ पर एंडी एक नाव पर बैठकर कुछ काम कर रहा होता है और एंडी रेड को देखकर बहुत खुश होता है। और इसी के साथ ये कहानी ख़त्म हो जाती है। ये कहानी थी एक मास्टरपीस मूवी द शॉशैंक रिडेम्पशन की, जिसकी IMDb पर रेटिंग है 9.3 आउट ऑफ 10। आप इस कहानी के बारे में क्या सोचते हैं नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी तो इस कहानी को लाइक करें और अपने उस दोस्त को ज़रूर शेयर करें जिसको ये कहानी एक बार ज़रूर सुननी चाहिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि जब भी हम कोई नया वीडियो डालें तो आपको नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पर मिल जाए।